Hello, dear students. Welcome to Study English Literature. Today, we are going to discuss about the different types of prose and prose styles. तो prose में different type के prose कौन से होते हैं, prose style कौन सी होती है, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं. Now coming to the types of prose and prose styles. Prose styles क्या होती हैं? जैसे कि autobiography, biography, memoir, travelogue, periodical essay, formal essay and personal essay. Autobiography यानी कि हमारी जीवनी, एक आत्मकथा. बायोग्राफी किसी और के बारे में कोई पूरी की पूरी कहानी सुना रहा है. मेमोयर हमारे लाइफ के कुछ इवेंट्स, पर्टिकुलर इवेंट्स जो हमें यादगार होते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं. ट्रैवलॉग जब हम किसी ट्रैवल करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे और उसके एक्सपीरियंसेस को हम लिखते हैं तो वो ट्रैवलॉग हो जाता है. पीरियोडिकल ऐसे जो कि 18th सेंचुरी में फेमस हुआ था जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील की वजह से, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. फॉर्मल ऐसे जो कि बड़ा सीरियस और फॉर्मल तरीके से लिखा जाता है, जिसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. एक बिगनिंग इंट्रोडक्शन होता है, आपकी बॉडी होती है, आपका मिडिल होता है और एंड होता है. ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन, बिगनिंग, मिडिल एंड एंड, ये आपके फॉर्मल ऐसे में आते हैं. पर्सनल ऐसे थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे. पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये स्लाइड्स बनाती हूँ, तो प्लीज प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. Now coming to prose. Prose is a form of written or spoken language that follows a natural flow as opposed to the rhythmic structure found in poetry. प्रोज क्या है? एक रिटन या स्पोकन लैंग्वेज है जो कि अपनी नेचुरल फ्लो में बहती है और ये अपोजिट होती है रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री से, क्योंकि पोइट्री में एक रिदम होता है, एक मीटर होता है. अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, प्रोज इज अ नॉन मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. और डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो डिक्शनरी की भाषा में क्या है? प्रोज एक नॉन मेट्रिकल, जिसमें कोई मीटर नहीं होता है, वो फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है. इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग. एवरीथिंग फ्रॉम novels, short stories and essays, articles are all written in this format. कोई भी फॉर्मेट है, कॉमन फॉर्म ऑफ फॉर्मेट है, जिसमें नॉवेल्स, हमारे उपन्यास, छोटी कहानियां, एसेज, निबंध, ये सारे उसी में लिखे थे. हम अपना होमवर्क तक प्रोज में ही करते हैं. There are several types of prose and prose styles, each serving different purposes and audience. और प्रोज और प्रोज स्टाइल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग ऑडियंस को केटर करते हैं. Now coming to the different types of prose, prose can be divided into three categories. पहला है नॉन फिक्शनल प्रोज, फिक्शनल प्रोज और एपिक प्रोज. नॉन फिक्शनल प्रोज में ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोर, ट्रैवलॉग, पीरियोडिकल ऐसे, फॉर्मल ऐसे और पर्सनल ऐसे आते हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे. फिक्शनल प्रोज जो नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, रोमांस, साइंस फिक्शन और मेटाफिक्शन है. और एपिक प्रोज जो होती है, जो लीजेंड्स हैं, हमारी मिथ्स हैं, हमारे सागास और एपिक्स हैं. एपिक प्रोज में क्या होता है? जिसमें पोइट्री भी होती है और प्रोज भी होता है. चलिए, तो आगे हम पढ़ते हैं, अपने नॉन फिक्शनल प्रोज की ओर बढ़ते हैं और उसी के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं. बायोग्राफी. अब बायोग्राफी क्या होती है? इट इज एन आर्ट ऑफ नरेटिंग अ मैन्स लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अ पोर्ट्रेट पेंटर. अब जैसे एक पेंटर किसी चीज को पेंट करता है, इसी तरीके से बायोग्राफी जो होती है वो किसी और राइटर, किसी और के बारे में, जैसे कि अगर हम नेल्सन मंडेला की बात कर रहे थे कि उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है. अब बायोग्राफी क्या होता है कि अगर नेल्सन मंडेला की लाइफ के बारे में कोई और लिखे, आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकती हूँ, और ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा. इट इज एन अकाउंट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स. कोई और उसकी लाइफ के बारे में लिख रहा है. इट एम्स टू बी मोर ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग वेल राउंडेड
पोर्ट्रेयल ऑफ द सब्जेक्ट बाय इंक्लूडिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड सोर्सेस। अब ये ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि मैं किसी और के बारे में लिख रही हूँ तो मैं सब्जेक्टिव नहीं लिख पाती। जो मुझे पता है, जिसके बारे में मुझे ज्ञान होगा, उसी के बारे में मैं लिखूंगी। और ये सोर्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? लेटर्स, किसी और के लेटर्स से, डायरीज के, ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड से जो मिलेगा सोर्स, उसी को लेकर के मैं लिखूंगी या कोई ऑथर लिखेगा। स्टेटमेंट ऑफ लिविंग विटनेस, जैसे कि आप स्टेटमेंट ऑफ लिविंग विटनेस के बारे में अगर एक हिंदी में इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो संजय दत्त की संजू सबने देखी होगी। संजू जो है वो संजय दत्त ने किसी और को नरेट की थी और उस लाइफ को किसी और ने पर्दे पे निखारा था। बुक्स प्रीवियसली रिटन ऑन द सेंट्रल फिगर, अगर हमें किसी की बायोग्राफी लिखनी है तो उनके ऊपर किसी और ने भी बायोग्राफी लिखी होगी, उसको भी मैं अपने रिकॉर्ड में शामिल कर सकती हूँ। अब डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस क्या है, इसको देखेंगे तो हम पहले इस एस्पेक्ट देखते हैं। ऑथर, ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द पर्सन हुज लाइफ इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो वो इंसान लिखता है जिसकी लाइफ के बारे में, जैसे मैं लिखूंगी अपनी लाइफ के बारे में तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। बायोग्राफी रिटन बाय समवन एल्स अबाउट अ पर्सन्स लाइफ, कोई और मेरी लाइफ के बारे में लिखेगा तो वो हो जाएगी बायोग्राफी। पर्सपेक्टिव, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में लिखूंगी तो मेरा फर्स्ट पर्सन अकाउंट होगा, ऑफरिंग एन इनसाइडर्स व्यू, कि मेरे अकॉर्डिंगली क्या व्यू हो सकते हैं। अब बायोग्राफी में क्या होगा, ये थर्ड पर्सन अकाउंट होगा क्योंकि कोई और लिख रहा है किसी और की लाइफ के बारे में। थर्ड पर्सन अकाउंट ऑफरिंग एन आउटसाइडर्स व्यू, इसमें इसका व्यू क्या होगा, आउटसाइडर, वो जो देख पा रहा है वो लिखेगा, और जो मैं समझ पा रही हूँ तो वो इनसाइडर व्यू होगा, जो वो मैं अपनी लाइफ के बारे में लिखूंगी। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में ये डिफरेंस है कि फर्स्ट पर्सन अकाउंट होता है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी थर्ड पर्सन अकाउंट होता है। यहाँ इनसाइडर व्यू होता है ऑटोबायोग्राफी में, और बायोग्राफी में आउटसाइडर व्यू होता है। स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन, सब्जेक्टिव, रिफ्लेक्टिंग द ऑथर्स मेमोरीज एंड इंटरप्रिटेशन। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, ये सब्जेक्टिव होती है, वो अपने बारे में बहुत सारी चीजें लिख सकता है। एक ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला राइटर वो अपनी मेमोरीज और अपने इंटरप्रिटेशंस, उसके समझ से उससे क्या समझ में आया वो लिख सकता है। और बायोग्राफी जैसे कि मैंने पहले बताया था ऑब्जेक्टिव होती है, एमिंग फॉर अ वेल राउंडेड पोर्ट्रेयल यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज। अगर मेरी लाइफ के बारे में किसी को पोर्ट्रे करना है, अगर उसका नहीं पता है मेरी लाइफ के बारे में, तो 10 जगह से ढूंढ करके वो वेल राउंडेड पोर्ट्रेयल बनाएगा। कि उसको अगर मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता तो लोगों को पूछेगा वो कैसे थे, क्या करते थे, उनका कैरेक्टर कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था। तो सारी चीजें मल्टीपल सोर्सेस को लेकर के लिखते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी सब्जेक्टिव होती है, एक वर्ड में कहे तो बायोग्राफी ऑब्जेक्टिव होती है। पर्पस, टू शेयर द ऑथर्स पर्सनल जर्नी एंड रिफ्लेक्शन। ऑटोबायोग्राफी में ऑथर अपनी ही पर्सनल जर्नी के बारे में, अपने ही रिफ्लेक्शंस के बारे में बताता है। पर बायोग्राफी में इट टू इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सब्जेक्ट। किसी और की लाइफ के बारे में हम बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं रीडर्स को, और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। और अगर बायोग्राफी के एग्जाम्पल करें, स्टीव जॉब्स के ऊपर लिखा है वॉल्टर आइजैक्सन ने, और एलेक्जेंडर हैमिल्टन बाय रॉन शर्नो। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, एक ऑटोबायोग्राफी के और एक बायोग्राफी के। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑटोबायोग्राफी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही पुराना है, एंशियंट है। सेंट ऑगस्टिन ने कॉन्फेशंस में 4th सेंचुरी में इसे यूज किया था। और द कंसेप्ट ऑफ बायोग्राफी को भी बात करें, ये भी एंशियंट है। प्लूटार्च ने 1st सेंचुरी में पैरेलल लाइव्स करके, बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल, पैरेलल लाइव्स यानी लोगों की पैरेलल लाइव्स करके उन्होंने डिस्कस किया था प्लूटार्च ने। अब आते हैं हम मेमोर। मेमोर क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग दैट फोकसेस ऑन
specific events, experiences, or periods in the author's life rather than covering their entire life story. मेमोर क्या होती है? एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है, जैसे आप भी लिख सकते हैं मेमोर। कोई एक सर्टन इवेंट होगा आपकी लाइफ का, या एक्सपीरियंस होगा, या कोई पीरियड होगा जिसके बारे में ऑथर लिखना चाहता है, वो आप भी लिख सकते हो और मैं भी लिख सकती हूँ. The memoir zeroes in on particular themes, relations, or significant moments that have shaped the author's identity or worldview. मेमोर क्या ये भी हो सकता है, कोई थीम होगी, कोई रिलेशनशिप होगा, या कोई सिग्निफिकेंट मोमेंट होगा जिससे ऑथर की आइडेंटिटी में एक बदलाव आया है. मेमोर्स आर often more reflective and personal, offering deep insights into the author's thoughts and emotions during the experiences they describe. अब मेमोर्स क्या होता है? किसी भी ऑथर अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लेकर के, अपने पर्सनल थॉट्स, इमोशंस को लेकर के डिस्क्राइब करता है. दे आर यूजुअली रिटन इन फर्स्ट पर्सन एंड एम टू कनेक्ट विद द रीडर्स. और ये फर्स्ट पर्सन अकाउंट है मेमोर, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी होता है वैसे मेमोर है, फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, और रीडर के संग कनेक्ट करके शेयर करता है अपनी डिटेल्स. While autobiographies tend to be more comprehensive and chronological, memoirs are often more narrative driven and may not follow a strict pipeline. अब ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? ये कॉम्प्रिहेंसिव होती है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि पैदा हुआ, उसके बाद स्कूलिंग हुई, उसके बाद कॉलेज हुआ, उसके बाद वो कैसे उनकी लाइफ में चेंज आया, फिर उन्होंने कैसे ऑटोबायोग्राफी लिखी. ये लाइन बाय लाइन या आप ईयर्स बाय ईयर्स चलता है. पर मेमोयर में कोई एक पर्टिकुलर इवेंट को लेकर लिखता है, तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं होती है, और ये मोर क्रिएटिव होता है एक्सपीरियंस एक राइटर के लिए. नाउ कमिंग टू ट्रैवलॉग. ट्रैवलॉग एक रिटन अकाउंट होता है किसी भी पर्सन के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनके ऑब्जर्वेशन. एक्सपीरियंसेस यानी जो हमने महसूस किया, ऑब्जर्वेशंस यानी जो देखा, और एडवेंचर जैसे कि हम ट्रैवल करते समय हम उस जगह की कौन कौन सी हमने एडवेंचर, पहाड़ चढ़ा, या हमने नदी पार करी, या हम शिप में गए, तो वो अलग अलग तरीके का ट्रैवल होता है. बाय रोड हो सकता है, बाय एयर हो सकता है, कोई भी एडवेंचर आप कर सकते हैं. It often includes descriptions of the places visited, the people met. ट्रेवलॉग में जो हमने जो प्लेसेस विजिट किए हैं उसके बारे में, जिन लोगों से हम मिले, वहाँ के कल्चर क्या है, वहाँ के लोगों के इमोशंस क्या हैं, ये हमने उस जर्नी में देखा. Travelogues can either be factual or more literary, blending elements of story telling with factual information about the destinations. Travelogue क्या होता है? वो factual भी हो सकता है या blend कर सकता है अपनी स्टोरी टेलिंग से. आप लोग कहीं ट्रैवल करते हैं पर आप में एक स्टोरी टेलिंग की कला है, तो आप उस ट्रैवल को स्टोरी टेलिंग की कला से उसको ब्लेंड करके लोगों को उस जगह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं. Travelogues are usually written in the first person, giving readers a personal perspective on the author's travel experiences. अब ट्रैवलॉग क्या होता है? एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है जो कि राइटर खुद अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है. ये इंफॉर्मेटिव भी होते हैं. दे कैन प्रोवाइड प्रैक्टिकल डिटेल्स about locations, or they can be more reflective, focusing on the personal impact of the journey. अब ट्रैवलॉग क्या होता है? आपको प्रैक्टिकल डिटेल्स भी देते हैं कि आप वहाँ कैसे पहुंचोगे, वहाँ कौन कौन सी लोकेशंस है जो आपको देखनी चाहिए, और रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है कि वो अपने उस जगह को देख करके एक ऑथर के मन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है. Travelogues often include vivid descriptions, anecdotes, and insights that help readers visualize the places and feel as if they are accompanying the author on their travels. Travelogues में इतनी vivid descriptions होती हैं या एनेक्डोट्स या छोटे छोटी कहानियां होती हैं जिससे हमको सुनकर के हंसी आती, कभी कभी मजाक भी हो जाता है, और इनसाइट्स होता है जिससे हमें रीडर्स को उस जगह के बारे में विजुलाइज करने में आसानी हो सके, और साथ साथ वो ऑथर के संग ट्रैवल कर सके उस जगह को. तो ये होता है ट्रैवलॉग. नाउ कमिंग टू द पीरियोडिकल एसे. पीरियोडिकल एसे जो कि 18th सेंचुरी में पब्लिश हुए थे, ये मैगजीन्स और
periodical यानी किसी पेपर्स में पब्लिश हुए थे. These were usually short, informal and written on a variety of subjects या टॉपिक जैसे कह सकते हैं. ये बहुत ही शॉर्ट हुआ करते थे, छोटे इनफॉर्मल तरीके से, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के या टॉपिक्स के ऊपर लिखे जाते थे, जैसे कि सोशल इश्यूज हुए, मैनर्स हुए, पॉलिटिक्स हुई, लिटरेचर हुआ या फिलॉसफी. और ये ब्रॉडर ऑडियंस को केटर करते थे, यानी पीरियोडिकल एसेस वर इंटेंडेड फॉर अ ब्रॉडर ऑडियंस एंड वर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एक्सेसिबिलिटी, विट एंड कन्वर्सेशनल टोन. वो इजीली लोगों को एक्सेसिबल हो जाते थे, उसमें विट यानी इंटेलिजेंस और कन्वर्सेशनल टोन, जो टोन होता था इन ऐसे का, ऐसा होता था जैसे कोई हमसे बात कर रहा है. राइटर्स जैसे कि जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, इन लोगों ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है पीरियोडिकल एसे को डेवलप करने में. एडिसन और स्टील ने को फाउंड किया था फेमस पीरियोडिकल द टैटलर, जो कि 1709 से लेके 1711 तक चला, और द स्पेक्टेटर जिसमें 1711 से 1712 को. ये जो एसेस थे पब्लिश किए जाते थे डेली या वीकली, और डिजाइन किया गया था लोगों को एजुकेट करने के लिए, स्पेशली द मिडिल क्लास, जो कि उस टाइम की सबसे ज्यादा रीडरशिप गेन करते थे. आज भी अगर हम देखें तो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर या मैगजीन या कोई न्यूज सुनने में सबसे ज्यादा आगे रहती है. फेमस पीरियोडिकल एसेइस्ट. अब हमने पीरियोडिकल एसेस के बारे में तो जाना, पर पीरियोडिकल एसेइस्ट कौन कौन से थे जो उस टाइम पे फेमस हुए थे. तो सबसे पहले आते हैं द रिव्यू. ये फाउंडेड एंड एडिटेड बाय डेनियल डिफो, जिनकी हमने नॉवल पढ़ी थी रॉबिन्सन क्रूसो. इट वॉज पब्लिश्ड बिटवीन 1704 एंड 1713. ये 1704 से लेकर 1713 तक सबसे ज्यादा इन्होंने, मेकिंग इट वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश पीरियोडिकल ऑफ इट्स काइंड. सबसे पहले रिव्यू में आया है इनका, डेनियल डिफो का. डिफो जो कि रॉबिन्सन क्रूसो के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, उन्होंने रिव्यू को एक प्लेटफॉर्म रखा जिसमें वो यूज कर सके, अपने एक्सप्रेस कर सके अपने व्यूज को, जो कि इंक्लूडिंग जो टॉपिक्स थे उसमें पॉलिटिक्स, ट्रेड, रिलीजन और सोशल इश्यूज. टेटलर के बारे में जो हमने जाना कि द टेटलर वाज फाउंडेड बाय रिचर्ड स्टील इन अप्रैल 1709 एंड वाज पब्लिश्ड थ्राइस वीकली, और ये हफ्ते में 3 बार पब्लिश हुआ करता था. स्टील, हु रोट अंडर द pseudonym of Isaac Bickerstaff, created the Tatler and with the intent of offering readers new gossip and commentary on contemporary life along with the essays on various topics. और उन्होंने टेटलर शुरू इसलिए किया था लोगों को एक गॉसिप करने के लिए, न्यूज रीडर्स को न्यूज देना, उनको किसी बात के लिए गॉसिप करने के लिए, गॉसिप यानी लोग आपस में बातें नहीं करते हैं, एंड कमेंट्री ऑन कंटेम्प्रेरी लाइफ, और उस समय के लोग, जो लेडीज का पहनावा था या जो मैनर्स थे, आदमी लोग कैसे बात करते थे, बच्चे कैसे बिहेव करते थे, सारी चीजें उनकी इस एसेज में आ जाया करती थी. और इन्होंने पीरियोडिकल ऐसे का कंटेंट ऐसा रखा था जिसमें हर एक सेक्शन एक अलग किसी चीज के लिए डिवोटेड होता था, डिफरेंट एरियाज के लिए, जैसे पॉलिटिक्स, लिटरेचर, सोसाइटी और फैशन. अब द स्पेक्टेटर की बात करें. द स्पेक्टेटर जो 1711 से 1712 और फिर 1714 तक चला. स्पेक्टेटर फाउंडेड बाय रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन, अब 2 लोग हो गए थे, इन मार्च 1711, is considered a landmark in the development of the periodical essay. और ये जो था द स्पेक्टेटर, ये एक बड़ा लैंडमार्क हो गया किसके लिए? पीरियोडिकल ऐसे के लिए. इट वॉज पब्लिश डेली एंड क्विकली बिकेम हाईली पॉपुलर. अब जो टैटलर था हफ्ते में 3 बार पब्लिश होता था, और द स्पेक्टेटर जो कि रोज पब्लिश होने लगा था. और इसमें एसेस जो लिखे थे जो बहुत ही रिफाइंड और एलिगेंट स्टाइल में लिखे गए थे. इसमें मोरालिटी यानी नैतिकता, मैनर्स, हमारा बिहेवियर, लिटरेचर और सोसाइटी, इन सब को लेकर के ये जो एसेस लिखे गए थे वो लोगों ने काफी एंजॉय किए थे. अब आ जाते हैं हम फॉर्मल एसे पे. व्हाट इज अ फॉर्मल एसे? अ फॉर्मल एसे इज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट adheres to a strict
structured format and employs a serious tone। और फॉर्मल ऐसे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है और इसका टोन बड़ा सीरियस होता है। इट इज ऑफन यूज इन एकेडमिक, प्रोफेशनल और स्कॉलरली टेक्स्ट। जैसे कि हम कॉलेज, स्कूल में हमें या कॉलेज में हमें ऐसे लिखने को दिया जाता है तो वो हमें बड़ा फॉर्मल तरीके से लिखना पड़ता है और टोन हमारी सीरियस होती है। और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें जैसे हम ऐसे लिखते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका कंक्लूजन हो जाता है। तो ये सारी दिस इंट्रोडक्शन, द बिगनिंग, द मिडल एंड द एंड, दैट इज द कंक्लूजन। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ हम मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई थीसिस स्टेटमेंट को, जिससे कि पूरे ऐसे का हमें एक पर्पस मिल जाए। बॉडी जो होती है इसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं और हर एक पैराग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करता है या स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम लिखते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं जो हमारे मेन आइडिया को सपोर्ट करता है। ईच पैराग्राफ टिपिकली इंक्लूड्स अ टॉपिक सेंटेंस, एविडेंस और एग्जांपल्स एंड एनालिसिस। और हर पैराग्राफ में कोई जो टॉपिक का जो सेंटेंस है उसको हम लिखते हैं या एविडेंस देते हैं, उसके लिए हम प्रूफ्स देते हैं या एग्जाम्पल दे करके या एनालाइज करके उसके बारे में हम लिखते हैं। कंक्लूजन क्या होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि समरी होती है। इट समराइज द मेन पॉइंट्स, restates the thesis in the light of the evidence presented and offers a final reflection or implication। और जो conclusion होता है वो हमारा summary होती है जो कि हमने पहले लिखा है। Objective tone होता है जो uses a serious and impersonal tone। जो हमारा ऐसे लिखने का तरीका जो होता है बड़ा सीरियस होता है और इम्पर्सनल, इसमें हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स नहीं डालते हैं। अवॉइडिंग कैजुअल लैंग्वेज, हम उसमें बड़ा रिफाइंड लैंग्वेज यूज करते हैं। हम स्लैंग या कलोकियलिज्म, जैसे कि हमारी आम भाषा जो होती है कि अबे और तू क्या कर रहा है, इस तरीके से, या व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से कोई चीजें हम यूज नहीं करते, कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करते। emphasizes clarity and precision in presenting information। और हम हर एक चीज जिसको हम पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें बड़ी क्लैरिटी और प्रिसीजन, बिल्कुल पर्टिकुलर उसी चीज को लेकर के हम लिखते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, एम्प्लॉय स्टैंडर्ड ग्रामर, पंक्चुएशन एंड वोकैबुलरी। अवॉइड्स एग्जाम्पल यूज डू नॉट इंस्टेड ऑफ डोंट एंड इनफॉर्मल एक्सपीरियंस। हम लोग अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज में डोंट करके लिखते हैं तो हमको जब ऐसे लिखेंगे तो डू नॉट यूज, डू नॉट डू दिस, इस तरीके से हमें फॉर्मल ऐसे में बड़ी सीरियसनेस के संग हमें ऐसे लिखना पड़ता है जो कि बड़ा फॉर्मल होता है। देन फॉर्मल ऐसे कंटिन्यू करते हैं इसी बात का कि जैसे एविडेंस बेस्ड होता है, कि फॉर्मल ऐसे को अगर हम सपोर्ट करते हैं किसी आर्ग्यूमेंट को या हम क्लेम करते हैं तो हमें उसके लिए रिलायबल सोर्सेस भी देने पड़ते हैं। अगर हम किसी चीज को क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं तो हमें उसको इवेल्युएट करके डिस्क्राइब करना पड़ता है। demonstrates a clear understanding of the topic and engages with different perspective। और इस पे फोकस करते हैं एनालाइज करने को, इवेल्युएट करने को, बजाय कि हम इजीली उसको डिस्क्राइब कर देंगे या समराइज करें। डेमोन्स्ट्रेट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और हम क्रिटिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हमको पूरा पता है कि इसका मतलब क्या है, हम अंडरस्टैंड करते हैं उस टॉपिक को और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको अपने क्रिटिकल एनालाइज करते हैं। Clear purpose addresses a specific topic or question with a clear thesis or central argument। तो फॉर्मल ऐसे में बड़ा पर्पस हमारा क्लियर होता है कि हम किस टॉपिक के पे बात कर रहे हैं और हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है। इट मेंटेन्स द फोकस ऑन द एसेस पर्पस थ्रू आउट, इंश्योरिंग दैट ऑल कंटेंट इज रेलिवेंट टू द मेन आर्ग्यूमेंट। और सारे पूरे ऐसे में हम थ्रू आउट ये बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि हम उस टॉपिक पे रेलिवेंट बने रहें। देन कम्स दी पर्सनल एसे। ये एक टाइप ऑफ राइटिंग होता है जिसके ऑथर अपने ओन एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस को करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा इनफॉर्मल भी होता है। पर्सनल एसेस आर मोर इनफॉर्मल एंड सब्जेक्टिव। हियर आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सनल एसे। ये इनफॉर्मल होते हैं और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है तो हम उसको किसी भी तरीके से उसे नरेट कर सकते हैं, उसे इलैबोरेट कर सकते हैं। नरेटिव स्टाइल often tells a story or recounts a specific event from the author's life,
कोई भी स्टोरी हो सकती है ऑथर की लाइफ से, या स्पेसिफिक इवेंट है उसको भी हम नरेट कर सकते हैं. पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑथर के इंटरनल रिस्पॉन्सेज providing insights into their personal growth, values, and beliefs. Informal tone usually uses a conversational tone, हाँ, जो कि अप्रोचेबल हो. कि जब अगर हम पर्सनल ऐसे लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, अपने रीडर्स तक पहुंचना चाहते हैं. हम फोकस करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे, फोकस ऑन एक्सपीरियंस. फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने फॉर्मल ऐसे में देखा, उसमें फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें हमें बड़ा सीरियस टोन और फॉर्मल तरीके से लिखना पड़ता है. पर यहाँ पर्सनल ऐसे में थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. एम्फसाइजेस ऑन वॉइस. अब जो ऑथर की यूनिक वॉइस और पर्सनालिटी उस पर झलकती है. कनेक्शन विद द रीडर्स. जो इसके 8 पॉइंट है पर्सनल ऐसे के, कौन कौन से हैं? सब्जेक्टिव होता है पर्सपेक्टिव, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है. नरेटिव होता है स्टाइल, जिसमें वो अपनी स्टोरी अपने ढंग से सुनाना चाहता है. पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं जिसमें उसकी ग्रोथ, वैल्यूज एंड बिलीफ. फॉर्मल इनफॉर्मल टोन होता है जो कि अप्रोचेबल होता है. फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस, सेंटर्स अराउंड अ पर्सनल एक्सपीरियंस. फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अपने तरीके से वो किसी भी अपनी स्टोरी टेलिंग से अपनी तरीके से बात करना चाहता है. और फ्लेक्सिबल होता है, ना कि फॉर्मल होता है. एम्फसाइजेस ऑन वॉइस, हाईलाइट्स दी ऑथर्स यूनिक वॉइस एंड पर्सनालिटी. और उस पर्सनल ऐसे में हमें ऑथर की वॉइस और पर्सनालिटी की झलक मिलती है. ही ट्राइज टू कनेक्ट विद द readers. Personal essays are commonly found in literary magazines, blogs, and creative non-fiction collections. They allow readers to explore and express their own stories and reflections, often revealing deeper truths about their lives and human experience. Personal essay में क्या करते हैं हम? जैसे लिटरेरी मैगजीन्स होती हैं या ब्लॉग्स होते हैं, उन सब में हमें इसकी एक झलक मिलती है. Thank you for watching. Please do like and share and subscribe to the channel. Hope आपको ये पसंद आया है. Thank you.